हम लोग को पढ़ना है ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज और ट्रांजिशन मेटल। प्रॉपर्टीज और ट्रांजिशन मेटल का क्या क्या ट्रेंड, अलग अलग प्रॉपर्टी जैसे मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड फॉर्मेशन, डेंसिटी, इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो टेंडेंसी होता है उसे ही हम लोग मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। खैर, हम लोग अपने आप को फोकस करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट पर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो जितना भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो सबका सब मेटल होता है। उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, वो डक्टाइल होता है, वो मैलिएबल होता है, वो मेटेलिक लस्टर तुम्हारा प्रोड्यूस करेगा। सही है ना। ये एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सब का सब किस रूप में रहता है बताओ, क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में, विथ एचसीपी। एचसीपी करने का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या बीसीसी, या बीसीसी लैटिस स्ट्रक्चर। समझे कि इस तरह से कई तरह के रूपों में ये पाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ना छोड़ के, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ये तो नहीं है। एंड मैग्नीज भी ना कोई स्पेसिफिक टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ नहीं रहता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी किसका, ये जो होता है बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, क्या चीज का, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। मेरे साथ साथ तुम लोग लिख रहे हो ना भाई, मेरे साथ साथ लिखते चले जाना, बाद के लिए मत छोड़ो कोई चीज। मेरे साथ साथ तुम लोग लिखते चले जाना, क्लियर है। ऐसे याद रखना कि यहाँ पर ना एक चीज हम लिख दे रहे हैं, ग्रुप ग्रुप नंबर लिख रहे हैं। ग्रुप नंबर कौन है बताओ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए 10 भी लिख ही देता है। तो याद रखना 3 और 4 का जो मॉलिक्यूल है ना, ऐसे याद रखने के लिए हम लिख रहे हैं, ये बीसीसी स्ट्रक्चर में रहता है। याद रह जाएगा हमको लगता है। 3 और 4 जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर में रहता है, बीसीसी, सॉरी सॉरी गलती लिखी, एससीपी। वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के साथ रहता है। 5 और 6 का जो मॉलिक्यूल रहता है, इस एटम्स, वो तुम्हारा बीसीसी स्ट्रक्चर, हम इस तरह से याद रखते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट जो दो है, अगला दो जो है वो किस स्ट्रक्चर के साथ रहता है, एससीपी। अगला कौन हुआ, 7 और 8, नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अच्छा 11, 12 तक है, वही है। सॉरी, 7 और 8 जो रहता है, ग्रुप 7 और 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये अपना एचसीपी में रहता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है और वो है आयरन, क्योंकि आयरन भी ग्रुप 8 का मेंबर है, लेकिन आयरन ना बीसीसी में रहता है, याद, बीसीसी में। लेकिन आयरन को छोड़ के बाकी सब का सब जो होता है वो किस रूप में रहता है, एचसीपी। ये जो 3 ग्रुप है, ये तीनों ग्रुप तुम्हारा सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और सीसीपी को ही हम लोग एफसीसी भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी बोलते हैं। और इसका जो है 12 का तो बातें नहीं करना है, क्योंकि 12 ना था जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसका कोई डिफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये मोटा मोटी याद रखने का एक तरीका है कि अलग अलग एटम सॉलिड स्टेट में किस रूप में रहता है, वो चाहो तो तुम लोग इसको अच्छे से याद रख सकते हो। इन सबों में ऑल ऑफ देम possesses very strong मेटेलिक बॉन्ड, यानी कि एटम एटम के बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन देयर एटम्स, बिटवीन देयर एटम्स। मेरे आवाज को सुन सुन के लिखो जल्दी से मेरे साथ साथ। ऑल ऑफ देम पॉजेसेस, पीओडब्ल्यूएस ई डब्ल्यू, देखे यहाँ लिखाता कुछ है बुलाता कुछ है, याद करो, लिख देख कर मत लिखो। ऑल ऑफ देम पॉजेसेस वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन देयर एटम्स, तो उसके एटम के बीच बहुत ही तगड़ा मेटेलिक बॉन्ड होता है। ड्यू टू, क्यों ऐसा बहुत तगड़ा, ड्यू टू their very small atomic size, की साइज छोटा होने के वजह से, ड्यू टू देयर वेरी स्ट्रॉन्ग एटॉमिक साइज, उसका एटॉमिक साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, हाई न्यूक्लियर चार्ज
डेंसिटी, उसका न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से याद रखना। मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो निर्भर करता है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साइज के जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना भी मेटालिक बॉन्ड बनता है एटम और एटम के बीच, वो तुम्हारा साइज के इनवर्सली, क्योंकि जितना भी ट्रांजिशन मेटल होता है उसका साइज काफी छोटा होता है। तो साइज छोटा होने की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये सब आपस में बहुत ही तगड़ा मेटालिक बॉन्ड बनाता है। सो दैट, जिसका कि कंसिक्वेंस क्या होता है, सो दैट दे आर वेरी हार्ड, so that they are very hard, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, possesses high density, उसका डेंसिटी जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन, समझे कि उसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलो या हीट ऑफ सब्लिमेशन बोल दो, एक ही बात है। हीट ऑफ एटमाइजेशन मतलब डेल एच ए, और हीट ऑफ सब्लिमेशन मतलब डेल एच एस यू बी। याद रखना, यहाँ पर भी हम जोड़ रहे हैं, मेटालिक बॉन्ड ज्यादा रहेगा तो हीट ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन ज्यादा होगा। मतलब एक मोल कोई भी गैसियस आइसोलेटेड सॉलिड को कन्वर्ट करना है तुमको गैस में, जैसे ये हीट ऑफ एटमाइजेशन मतलब क्या है, यहाँ याद रखना, जैसे एम सॉलिड है उससे मेटल गैस में तब्दील करना है, तो इस दौरान जितना हीट लगेगा उसी को हीट ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। समझे, एक मोल कोई सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो वाजिब है, अगर मेटल मेटल एटम के बीच मजबूत मेटेलिक बॉन्ड होगा तो उसका हीट ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होगा। और जानते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन किस चीज पर निर्भर करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। तुम सोच के देखो, डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो आपस में एक दूसरे से मजबूत बंधन बनेगा। तुम लोग भी यहाँ जोड़ते जाना, देखो ये रेड और ब्लू हम एक्स्ट्रा लिखे हैं, तुम लोग भी अपने कॉपी में रेड और ब्लू एक्स्ट्रा लिखते जाना, कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हीट ऑफ एटमाइजेशन भी बहुत ज्यादा होगा या फिर बहुत कम होगा। हीट ऑफ एटमाइजेशन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है? तो तुमसे अगर पूछा जाए कि हीट ऑफ एटमाइजेशन ग्रुप और पीरियड में किधर किधर बढ़ता है, तो उसका ना सबसे अच्छा एक तरीका होता है ये ग्राफ। इस ग्राफ को बहुत अच्छे से तुम याद कर लो, सारा चीज अपने आप याद हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ हीट ऑफ एटमाइजेशन। हमने बात कर, ये ग्राफ है हीट ऑफ एटमाइजेशन का, ये ग्राफ। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा किसका, तो ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट टू राइट, पहले हम लोग स्कैंडियम से शुरू करते हैं। समझे बात को? स्कैंडियम, वेनेडियम, ये सब जो तुम देख पा रहे हो, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, इन सबों का हीट ऑफ एटमाइजेशन का ग्राफ तुमको लिखा हुआ है। तो तुम देखोगे ये है स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, यहाँ से लिखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, दिखा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम का बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा नहीं लिखे अभी तक, मत लिखो, थोड़ा सा ऊपर से लिखना है, क्या है कि हमको गिराना है नीचे। यहाँ से शुरू करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, उसके वेनेडियम का बहुत ज्यादा, ठीक है। और वेनेडियम के बाद होना चाहिए था मैग्नीज वगैरह का, लेकिन एक्सेप्शनली यहाँ क्रोमियम और मैग्नीज का कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीज का कोई टिपिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसी वजह से फिर इधर आयरन फेरन का ज्यादा हुआ, और फिर जो होता है धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मतलब उसके बाद आयनेशन एनर्जी बहुत कम, मतलब जिंक का सबसे कम हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो ये ग्राफ से हम लोग को ना बहुत चीज पता चल जाता है। जैसे पूछेगा 3D सीरीज में, जैसे ये ग्राफ किसका है जल्दी से बताओ, ये ग्राफ है तुम्हारा 3D सीरीज का। तो तुमसे पूछेगा 3D सीरीज में तुम्हारा मैग्नीज का अगल बगल से ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन होता है किसका? यही सब ऑब्जेक्टिव में है। और पूछेगा वेनेडियम का 3D सीरीज में सबसे ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन किसका होता है? वेनेडियम का। बोलेगा सबसे कम किसका होता है? जिंक का। ये सब चीज याद रखना भाई अच्छे से।
फिर 4D सीरीज का ग्राफ अगर खींचना हो तो वो इससे ऊपर होगा। ये 4D सीरीज का अगर ग्राफ, कलर चेंज कर देते हैं, रेड से लिखते हैं। 4D सीरीज का ग्राफ जो होगा इससे ऊपर होगा। इसी तरह से 4D सीरीज का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, इससे ऊपर कि इससे नीचे? इससे ऊपर होगा, जो इस तरह से एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। ये किसका ग्राफ है बता, CD कैडमियम। और ये 4D सीरीज का। फिर 5D सीरीज का ग्राफ इससे भी ऊपर, कलर चेंज कर लेते हैं। ये है 5D सीरीज का ग्राफ जो कि तुम देख पा रहे हो। मतलब थर्ड एलिमेंट, हर एक सीरीज का जो थर्ड एलिमेंट है ना, उसका हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा होता है और बाकी सबका कम होते चले जाता है। ये जो है 3D सीरीज था, ये जो है 4D सीरीज है, और ये 5D सीरीज है। तो तुमसे पूछेंगे कि 3D, 4D और 5D में किसका हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा होता है? ऐसे 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में किसका हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा? तो याद रखना, हीट ऑफ एटमाइजेशन 4D सीरीज का सबसे ज्यादा है। खैर, एक दो एक्स्ट्रा बात याद रखना कि डेंसिटी जो होता है, लोएस्ट डेंसिटी इस पूरे में, लोएस्ट डेंसिटी जनरल नॉलेज है, कॉपी ही याद करना है, स्कैंडियम का होता है, और वो होता है कितना, 5 ग्राम पर cc पूरे डी ब्लॉक में। और हाईएस्ट डेंसिटी, लोएस्ट भी देखो 5 ग्राम पर cc, यानी कि पानी से 5 गुना ज्यादा भारी है। और हाईएस्ट डेंसिटी जो होता है वो किसका होता है, इरिडियम का होता है, 22.6 ग्राम पर cc। ये सब छोटा छोटा पॉइंट था, और इन सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से तुमको कॉपी में नोट डाउन करना है और लिखते जाना है। समझे बात को? इन सबों को कॉपी में नोट डाउन करना है और तेजी से अच्छे से लिखते चले जाना। क्लियर? इसके बाद होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कि अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, पहला था, याद रखना, ये सब जो था पहला मेटेलिक कैरेक्टर। फिगर ड्रॉ करोगे क्या, कि स्क्रीनशॉट ले लो? ले लो तो स्क्रीनशॉट, अगर ड्रॉ नहीं किए हो। अगर ड्रॉ नहीं किए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आता है क्या चीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग हेडिंग देकर क्या लिख रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझे? ये सवाल तुम लोग पूछ सकते थे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्यों मेटेलिक करेक्टर, ये हीट ऑफ एटमाइजेशन बढ़ रहा है। तो देखो, हर एक ग्रुप में ना यही झमेला होने वाला, कि जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो देखो पहले D1 आ रहा है, फिर D2 आ रहा है, फिर D3 आ रहा है, फिर D4 आ रहा है, D5 आ रहा है। तुम देखना, ध्यान से देखना, समझना। तुम लोग लिख भी सकते हो बॉर्डर के ऊपर, D6 है, D7 है, D8 है, D9 है, D10। कहीं कहीं पर D5 नहीं भी आता है, D5 पहले भी आ जाता है। लेकिन मोटा मोटी अगर आता तो ऐसे ही आता, मोटा मोटी। क्या है कि एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिख चुका, लेकिन मोटा मोटी अगर होता तो ऐसा होता। अब इसमें तुम देखो कि डी ऑर्बिटल ऐसा होता है, अगर तुम लोग को ध्यान में है, 1 2 3 4, तुमसे बोलेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, D1 मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D2 मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D3 मतलब तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D4 मतलब चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D5 मतलब पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D6 मतलब देखो पेयरिंग हो गया, पेयरिंग जैसे हो जाएगा तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट गया, चार ही बचे। D7 में देखो तीन ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। D8 में देखो दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। D9 में देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। और D10 में तो जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है ना कि अभी जो यहाँ पर देखें हम लोग, ये देखो यहाँ लिखे थे ना मेटेलिक बॉन्ड, यहाँ देखो ये लिखे थे ना, मेटेलिक बॉन्ड जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा डी ऑर्बिटल में, उतना ज्यादा तगड़ा मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। और मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा तगड़ा बनेगा तो हीट ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन भी ज्यादा। तो होता क्या है ना कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, देखो इधर से इधर अगर हम लोग जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं,
तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते जाता है बीच तक, फिर घटते जाता है। तो बाकी का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच तक बढ़ते जाएगा, तो हीट ऑफ एटमाइशन भी बढ़ते जाएगा और फिर घटते चले जाएगा। फिर बोलोगे सर तब बीच तक बढ़ना चाहिए था, तब तो मैग्नीज का सबसे ज्यादा होना चाहिए था। तो फिर जब एकदम एग्जैक्टे रहेगा गधा, तो फिर केमिस्ट्री में एक्सेप्शन पढ़ेंगे क्या? मैग्नीज का जो होता क्या था ना, मैग्नीज का कोई फिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता था। तुम यहाँ देखो हम लिखे एक्सेप्ट मैग्नीज, लिखे है ना कि मैग्नीज का कोई फिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है, एमोर्फस फॉर्म में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका थोड़ा सा हीट ऑफ एटमाइशन कम होगा कि ज्यादा होगा, कम। उसका भाषणबाजी इसलिए नहीं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम तरह का बिहेवियर, सेम तरह का बिहेवियर क्या होगा कि तुम इसमें लिखोगे, मेरे साथ साथ लिखते चले जाना, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग metallic bond in between the atoms due to very strong, साथ साथ लिखना प्लीज, आज लिख लिए तो लिख लिए, बाद में जिंदगी में नहीं लिख पाओगे। ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, इसीलिए हम स्लो भी लिख रहे हैं, नहीं तो हम ये सब लिखते हैं क्या, हम इतना नहाए नहाए पढ़ा के निकल जाते हैं। इसलिए लिख रहे हैं कि तुम लोग भी समय लगा रहे हैं कि तुम लोग भी लिख लो। ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड इन बिटवीन द एटम्स, comma, all the transition metals, all the transition metals possesses very high melting point and boiling point, कि जितना भी ट्रांजिशन मेटल होता है ये बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड इन बिटवीन द एटम्स, की एटम के बीच बहुत ही तगड़ा मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से ये जितना भी ट्रांजिशन मेटल होता है ये बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। समझे बात को? अब है कि किसी भी पीरियड में जैसे तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे इन ए सर्टेन पीरियड, तो ग्राफ से हम आगे लिख ही दे रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ लिखते हैं, इन certain period, upon moving from left to right, upon moving from left to right, किसी पीरियड में जैसे तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो, इन ए सर्टेन पीरियड अपॉन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कॉमा, फर्स्ट द melting point increases till middle, as the melting point increases till middle, लिखे, first the melting point increases till middle due to increment, due to increment in number of unpaired electron in d orbital, due to increment in number of unpaired electron in d orbital, due to increment in number of unpaired electron in d orbital, bracket बंद करो, and then decreases, and then decreases till last, ब्रैकेट में लिखना, ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होने लगता है इस वजह से। और बाकी है तुम्हारे पास ग्राफ, क्योंकि ग्राफ ही सबसे बेहतर है उपाय। ये हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ प्लॉट कर, हम लोग क्या चीज का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बता, मेल्टिंग पॉइंट। तुम लोग भी लिखना मेरे साथ साथ। ऑब्वियस सी बात है 3D सीरीज से ज्यादा रहता है 4D सीरीज का, तो ये हम लोग लिख दिए स्कैंडियम, दिखा, स्कैंडियम से बाद है टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद है वेनेडियम, अब वेनेडियम के बाद क्रोमियम, याद रखना क्रोमियम का सबसे ज्यादा। मैग्नीज का एक्सेप्शनली एकदम नीचे धस जाता है, एनसीईआरटी से भी तुम लोग मिलान कर लेना अगर दाएं बाएं कुछ हो जाए। आयरन है, फिर है आयरन के बाद कोबाल्ट, ऐसे नहीं होगा क्योंकि सालों भर पढ़ाते पढ़ाते ना रटा गए। कोबाल्ट, निकेल, ये सब चीज है तुम्हारा, फिर नीचे चलते चले जाता है, फिर कॉपर और फिर जिंक।
तो पूछा जाएगा कि सबसे कम किसका होता है, तो याद रखना लोएस्ट सबसे कम होता है जिंक का, और क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाईएस्ट। याद है, क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट ही ना पूछेगा। समझे? तो सबसे जिंक का हो जाता है लोएस्ट, और क्रोमियम का, भगवान, क्रोमियम का जो हो जाता है हाईएस्ट। बैठे बैठे भोरे से कमर दुख गया, 6 बजे से लगातार एक ही कुर्सी पे बैठे, तो कितना कष्ट है। तुम लोग तो पलंग पर एकदम सूत सूत के पड़ते हो। कौन आइकॉन? सर उधर से आइकॉन हटाइए ना, देखने आइकॉन कौन सा आइकॉन दिख रहा है? इनने तो हमरे साइड कोनो आइकॉन ना बा। कुर्सी, कुर्सी चेंज कर लीजिए सर, कुर्सी, कुर्सी क्या होता है कदा? ब्लू और रेड जो है, थोड़ी तखनी नहीं लिखा था नहीं, ये थोड़ी बड़ी बदमाश देते हैं ये शिक्षावटी। ब्लू किधर है, रेड किधर? लिखो लिखो, थोड़ा हम भी अंगड़ाई ले लें जल्दी से। लिखो लिखो, धाए धाए धाए। कुर्सी का कंबल में है, कुर्सी या कंबल में है। सर कितना झूठ बोलिएगा, रजाई में बैठे हुए हैं। अरे इमेजिनेशन करना है तो बोलो ना रे, एकदम उस पर क्या कौन सा एगो सोफा आता है, देह हाथ छितरा देने वाला सोफा, क्या नाम बोलते हैं उसको? रिक्लाइनर, रिक्लाइनर। अमन तुम आज जब भी आएगा तुम पार्टी मेरे से लेगा, समझा? तुम जो है बिरयानी, तुम खाता है ना बिरयानी, तुम अमन बिरयानी खाएगा मेरे साथ। चलना अमन। सब बेईमान सब है। नए नए बिरयानी खिलाएंगे अमन को, एक ही लड़का है जो मेरा बड़ा। चलो, अब हो गया ब्रेक, हो गया ब्रेक भी हो गया, थोड़ा मजा भी आ गया तुम लोग से बात करके। चलो बाय। ये बाय नहीं, चालू हो जाए। देखो ये जो ग्राफ है ये किस चीज का है? अच्छा कुछ नहीं, पक्का बिरयानी खिलाएंगे अमन, हम लोग का सेल्फी लेना रहे तुम, हम लोग जब खाएंगे वहाँ रेस्टोरेंट में, एकदम प्लेट हम तुम सेल्फी में तीनों आना चाहिए। लोग को लगाएंगे मिस्टर टस में, थोड़ा सा कुछ दिखाएंगे, तो भरोसे नहीं होता। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सब चीज जो है, तुम रुको ना सपना में देखना तो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब जितना भी तुम लोग को नजर आ रहा है वो सब चीज है। दिख गया? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सब जो भी चीज दिख रहा है 3D से ज्यादा होता है। ये सब कौन सा सीरीज है पहले तो जान लो, ये सब का सब 3D है, इससे ज्यादा होता है 4D का। जैसे याट्रियम था, उसके बाद जिरकोनियम, ऐसे था ना, नायोबियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम का सबसे ज्यादा होता है इसमें। याद रखना, जो सबसे ऊपर है उसको ढंग से बनाना। फिर टेक्नीशियम का थोड़ा कम हो जाता है, टीसी, ये क्या चीज है, टेक्नीशियम का थोड़ा कम। और टेक्नीशियम कैसे लिखे, ये है, यहाँ पर है टीसी, ये टेक्नीशियम, टेक्नीशियम का थोड़ा कम। मोलिब्डेनम का हाईएस्ट है, याद रखना। ठीक है, टेक्नीशियम का कम है। और टेक्नीशियम टीसी के बाद है आरयू रुथेनियम, और फिर रुथेनियम के बाद फिर घटते चले जाते हैं। समझे? रुथेनियम के बाद जो होता है ढाई से गिर जाता है। उसके बाद हाफनियम है, दूसरे कलर में लिखता है, ये है हाफनियम। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है। ये है एच एफ, प्लीज मेरे साथ साथ लिखो। हाफनियम, थैलियम, और ये है टंगस्टन, डब्लू। याद रखना कि हाईएस्ट हो गया किसका बताओ? टंगस्टन का, आर ई। तुमसे पूछेगा पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे कम जो होता है वो किसका होता है बताओ? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, तो याद रखना टंगस्टन का, याद रहेगा। ये जो है हाईएस्ट, ये अच्छे से लिखो, ये डब्लू जो लिखे ना, डब्लू, डब्लू टंगस्टन, ये पूछेगा तुमसे। यही इसीलिए तो बल्ब का फिलामेंट जो बनाते हैं, तुम गौर कियोगे, बल्ब का फिलामेंट कौन सी का बना रहता है? टंगस्टन का बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा,
मतलब वो जरा भी नहीं पिघलता, शायद तुम लोग जानते हो। हम सबकी को कुछ खिला ही नहीं सकते, रुको तुम उकसा रही लड़कियों को, याद रखना। ऐसा ढेरे लोग उकसाया हमको, लेकिन हम उकसे नहीं। चलो जो भी है, तो याद रखना कि पूरा पूछा जाएगा ना कि पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो टंगस्टन का। ठीक है, ऐसे तुम लोग छोटे छोटे बात जानना। ये तो 3D सीरीज है, 3D सीरीज ये भी लिख लेना। ये है 4D सीरीज, और ये जो है ये कौन सा सीरीज है, 5D सीरीज। लिख लिया, 3D 4D, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, याद हुआ। तो जैसे ये 3D है, 4D है, और ये जो अपना दिख रहा है ये कौन सा है बताओ, 5D सीरीज। तो 3D 4D और 5D सीरीज में अगर हम लोग देखें, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगा, लिखो। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ 5D में ज्यादा, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और हीट ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा। याद है, हीट ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन भी इसका सबसे ज्यादा था या फिर सबसे कम था, सबसे ज्यादा था। मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी, और हीट ऑफ एटमाइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन भी सबसे ज्यादा था। क्लियर रहेगा, हमको लगता है याद रहेगा तुम लोगों को। उसके बाद हम लोग देखते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। जो अगला पॉइंट है, वो अगला पॉइंट कौन सा है बता, क्या लिया तुम, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, अरे सुजलवा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस हेडिंग देके लिखो। कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है और आयनिक रेडियस जो है वो क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस एंड व्हाट इज आयनिक रेडियस। तो दरअसल जितना भी एलिमेंट है, ये तुम लोग अपना, हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग, हम स्लो पढ़ा रहे हैं कि लोग को लिखने में फुर्सत नहीं आ रहा होगा। और देखिए नीचे कीजिए, गधा, बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ इसलिए इग्नोर करते हैं ना, क्योंकि मेटल्स है ना, तो मेटल को पिघलाते पिघलाते ही दम निकल जाता है। तुम सोच के देखो कि जैसे लोहा है, लोहा को वेपराइज करने के लिए इमेजिन करो कितना टेम्परेचर लगता है। वो सब टेम्परेचर प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी मेटल को ना 8,000, 12,000, 14,000 डिग्री सेल्सियस हम लोग ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते, नहीं। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट को इग्नोर किया, समझे। हम लोग मेनली ही देखते हैं। लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो होगा संभव इसी टाइप का होगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल बात नहीं। चलो, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। कि एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस क्या होता है, तो इसमें याद रखना कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये है अपने पास एस ब्लॉक एलिमेंट। ये दिख गया तुमको क्या चीज, ये एस ब्लॉक एलिमेंट। ये जो तुम लोगों को दिख गया, ये डी ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में पहले एस ब्लॉक रहता है, उसके बाद कौन सा ब्लॉक रहता है, डी ब्लॉक रहता है। तुम ध्यान से देखो पीरियोडिक टेबल को। और सबसे लास्ट में जो होता है, सबसे राइट मोस्ट में कौन सा होता है बताओ, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो होता क्या है ना कि एटॉमिक साइज जैसे तुम लेफ्ट से राइट जाते हो, तो एटॉमिक साइज घटते चले जाते हैं। मतलब तुमसे अगर पूछ ले कि एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज डी ब्लॉक का कितना होता है, तो तुम बोलोगे एस ब्लॉक से छोटा होता है और पी ब्लॉक से बड़ा। याद रहेगा तुम लोग को। यानी कि हम तुमको क्या सिखाने की कोशिश किए कि डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि अपने को मेनली पढ़ना किसके बारे में बता, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज जो होता है वो तुम्हारा एस ब्लॉक से बड़ा होता है और पी ब्लॉक से, एस ब्लॉक से छोटा होता है और पी ब्लॉक से बड़ा होता है। तो लाइन में लिखने से बढ़िया है, ये फिगर से हम लोग को स्पष्ट दिख भी गया, नहीं, इस फिगर से स्पष्ट दिख गया। अब है कि एमोंग, मेरे साथ साथ लिखना मेरे आवाज पर, एमोंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स,
अपॉन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपॉन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जैसे तुम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हो, अपॉन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, जो होना भी चाहिए था, then becomes approx constant, then becomes approx constant, then becomes approx constant, and then increases in last due to repulsion between paired electrons, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि जितना भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन के वजह से अंतिम में वो साइज जो होता है वो उल्टे बढ़ जाता है। ये तो तुमको पता है, हम बार बार नहीं बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या 20 तक बढ़ता है और उसके बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है D10 तक, तो 5-5 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो लास्ट में जो कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, तो उस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से, उस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मौजूदगी की वजह से एटॉमिक साइज जो होता है वो लास्ट में क्या हो जाता है बताओ, उल्टे बढ़ जाता है, जबकि नियमतः लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज घटना चाहिए। समझे? तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं साइज। अब देखो अलग अलग सीरीज ऑफ एलिमेंट के लिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं किसका, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 3D सीरीज एलिमेंट। तो 3D सीरीज एलिमेंट का जब तुम एटॉमिक साइज का ग्राफ देखोगे, तो यहाँ हम लोग देख लिए, देखो बढ़ रहा है कि घट रहा है, घटते जा रहे हैं, थोड़ा सा और। देखो दिख गया, 2, 3, दिखा कि जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। 1 2 3 4, 4 मतलब हो गया क्रोमियम, फिर बोले बीच में लगभग कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आया? तो जैसे क्रोमियम का, मैग्नीज का, ये मैग्नीज हो गया और ये आयरन, ये सब एटॉमिक साइज लगभग बराबर। उसके बाद थोड़ा सा कहीं कोबाल्ट में थोड़ा सा घट जाता है, उसके बाद निकेल में भी थोड़ा घटता है, लेकिन लास्ट में जाके और उल्टे बढ़ जाते हैं, लास्ट में जाके एटॉमिक साइज जो होता है उल्टे बढ़ जाता है। हम ना यहाँ पर लिख भी देते हैं, हमको याद है, ये 3D सीरीज का सिर्फ याद है तो इसीलिए लिख दे रहा हैं। तो 3D सीरीज में है यहाँ कौन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। हम ना इस सब का एटॉमिक साइज भी लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 144 होता है इसका पिकोमीटर, अब बाद में पिकोमीटर नहीं लिखेंगे। 132 होता है, 122 होता है। क्रोमियम इन तीनों का एक बराबर होता है, 117, 117 और 117। ये सब ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन तीनों में किसका, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे एलिमेंट का एटॉमिक साइज सेम है, तो ये याद रखना, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का। कोबाल्ट का 116 हो जाता है, इसका 115। मतलब एक चीज तो जरूर नोटिस किए हो, और वो नोटिस तुम ये किए होगे कि इन सबों का जो एटॉमिक साइज का गैप है वो थोड़ा थोड़ा है। मतलब हम बोले कि घटता है, हम यहाँ ऊपर में लाइन में लिखे हैं लेफ्ट राइट जाने पे साइज घटता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं घटता ऐसे टाइप से घट गया फिर कांस्टेंट और फिर ऐसे बढ़, ये घट रहा है ऐसे हल्का हल्का घटा फिर कांस्टेंट हल्का हल्का बढ़ा, तो साइज में अंतर भी देख सकते हैं। 117, 117 के बाद 116, मतलब थोड़ा बहुत अंतर, 116 के बाद 115, फिर थोड़ा सा बढ़ गया 117। मतलब यहाँ पर जो गैप होता है ना वो गैप बहुत कम होता है, वो नीचे हम लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल के शिल्डिंग की वजह से। क्लियर है? डी ऑर्बिटल के शिल्डिंग की वजह से वो हम आगे लिख रहे हैं। पहले ये 3D सीरीज था, सिमिलरली 4D सीरीज का भी ग्राफ ऐसा ही होता है। समझे? 4D सीरीज का भी ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा ही टाइप का होता है, लेकिन लास्ट में जो होता है वो बढ़ते चले जाता है कि घटते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है। 5D सीरीज का देखोगे, ये है याट्रियम। 5D सीरीज में यहाँ पर क्या रहता है, लेंथेनम का कलर चेंज कर लो। 5D सीरीज में यहाँ पर क्या रहता है, लेंथेनम। लेकिन लेंथेनम के बाद जो हाफनियम है यही खतरनाक है, हाफनियम। दिखा